हेलो दोस्तों, क्या आप भी बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाले हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप भी मैथ में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 50 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और प्लस में 5 गो बोनस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे बोनस के रूप में, जो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यानी टोटल 55 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये सारी क्वेश्चन दोस्तों 2027 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन 12, 15 और 21 का एसीए बताना है, यानी मौसा बताना है। तो मौसा बताने का सबसे आसान तरीका है, जब छोटा छोटा नंबर है, देखिए 12, 15 छोटा छोटा नंबर है, तो क्या करेंगे, इसका भाज गुणन। इसको लिखेंगे 3 गुना 2 गुना 2, यहाँ पर 3 गुना 5, यहाँ पर 3 गुना 7। तो देखिए 3 सभी में आ रहा है, इसका मौसा क्या हो जाएगा, इसका एसीएफ 3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, 100% सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 26 और 91 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 26 हो गया और 91 हो गया। तो यहाँ से देखिए 3 से तो नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, हम 7 से ले जाते हैं। 7 से, सॉरी दोस्तों, 7 से भी नहीं जाएगा। इसका एसीएफ निकालने के लिए देखिए दोस्तों, ये ना 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा, ना ही कटेगा। तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 26 और 91 में गुना कर देंगे। तो इसका एसीएफ कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी। गुना करने पर आ जाएगा 2366, यानी सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो निम्न में से अपरिमेय संख्या बताना है। 99 क्या है, परिमेय है। ये भी परिमेय है। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। 13 और 125 का दशमलव प्रसार होगा। तो 13/125, तो दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा या अशांत होगा बताना है। तो जिसका हर का अभाज्य गुणनफल, इसका क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 लिख सकते हैं। देखिए 5 गुना 5, तो जिसका अभाज्य गुणनफल 5 रहेगा या 2 रहेगा, या 2, 5 दोनों रहेगा, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, एचसीएफ 6 है, तो एलसीएम क्या होगा? तो दो संख्याओं का गुणनफल का एक सूत्र होता है। दो संख्या का गुणनफल का सूत्र होता है, देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं। दो संख्या का गुणनफल का सूत्र होता है ए गुना बी, चाहे ऐसे लिख देंगे। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। देखिए दोनों संख्या का गुणनफल कितना दे दिया है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या गुना करके दे दिया है 216, और एचसीएफ दे दिया है 6, और एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ से एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम देखिए 6 क्या है, इस इधर भागा में आ जाएगा, तो 216 बटा में 6 काटेंगे 36 में, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 36। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुपद x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात करना है। तो 12 का शून्य ज्ञात करना है, यानी देखिए यहाँ पर 1 है, x², यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में 12 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 12। 12 का करेंगे अभाज्य गुणनफल, 3 से 4 मदद में, बस 3 4 रहने 2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए बीच में कितना है, 7 लाना है, तो 7 किसे आएगा, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। गुना करने पर 12 आना चाहिए, और जोड़ घटाव करने पर 7 आए तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 3x 4x 7x हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों प्लस में है, तो इसका जो शून्यक होगा ना, यही हो जाएगा। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा माइनस में, प्लस है तो माइनस, 1 हो जाएगा -4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -3 और -4, ऑप्शन बी। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो कमेंट में बता दीजिएगा, एक इस पर अलग से गुणनखंड का वीडियो लेकर आ जाएंगे। बहुपद 6s² - 7x - 3 के शून्य का योग, शून्यांकों का योग बताना है। तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है, यानी शून्यांकों का योग का सूत्र होता है -b/a। यहाँ पर b का मान देखिए, b का मान ये होता है -7 में b, a का मान ये है। x² का जो साथ रहता है वो a का मान, जो x के साथ रहता है वो b का मान, और जो ऐसे बच जाता है वो c का मान। तो b का मान तो लिख दिया, a का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ से माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, बटा में 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7/6। यदि बहुपद x² - kx प्लस 16 के शून्यंक बराबर हो तो k का मान बताना है। पर ये जो बहुपद है इसका शून्यक क्या है, बराबर है, तो k का मान बताना है। शून्यंक बराबर कब होता है, जब b का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी विवेचक का मान कितना हो जाता है, 0। विवेचक बोले या विवेक्तर बोले, यानी d से सूचित करते हैं, उसका मान 0 आ जाता है। तो विवेचक का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac = 0। चलिए यहाँ पर b का मान है k, माइनस के है तो -k²। अभी बताएं x² का जो साथ रहता है a का मान, जो x के साथ रहता है वो b का मान, जो बच जाता है वो c का मान। तो x b का मान हो गया 4 गुना a का मान कुछ नहीं है, तो यानी 1 गुना c का मान है 16 बराबर में 0। यहाँ से k -k का स्क्वायर करेंगे तो k², इसको गुना करेंगे तो -32 बराबर में 0। k² 32 को बराबर के इस तरफ लेकर आ जाएंगे, तो माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 32। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 16 जो 64 हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पर 64 हो जाएगा, इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा 64। अब इधर
स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो ये 64 क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। स्क्वायर देखिए के स्क्वायर से इधर आ गया, रूट हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8, 8 का 64। तो देखिए जब भी रूट से कोई बाहर निकलता है अंक तो उसको प्लस और माइनस में लिखते हैं। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, के का मान हो जाएगा एक बार प्लस में, एक बार हो जाएगा माइनस में, यानी 2 का मान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक द्विघात बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काटता है। तो ताकि द्विघात बहुपद कह रहा है तो एक्स अक्ष को कितनी बार काटेगा, 2 बार काटेगा। त्रिघात का आता तो 3 बार। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 7, 4x प्लस 6y बराबर 20 के हल होंगे। तो हल देखना है कैसा है, तो पहले बराबर करें। देखिए ये a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, ये है c2। यहाँ से a1 बाई a2 को बराबर करेंगे और देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आता। a1 बाई a2, b1 बाई b2। तो a1 का मान है 2, a2 का मान है 4, बराबर में b1 का मान है 3 और b2 का मान है 6। यहाँ से काटेंगे तो 1/2, यहाँ पर भी आ जाएगा 2, यानी 1/2 आ गया। अब बराबर करेंगे b1 बाई c1 को, b1 बाई b2 बराबर में c1 बाई c2। तो c1 b1 का मान कितना है, 3 है, b2 का मान है 6, बराबर में ये हो जाएगा 7/20। c1 का मान 7/20। तो देखिए a1 बाई a2 बराबर है, लेकिन b1 बाई b2 क्या है, बराबर है, ये नहीं है। यानी लिख सकते हैं a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। जब ऐसा आ जाएगा, 2 को बराबर रहेगा, 1 को बराबर नहीं रहेगा, तो क्या कर देंगे, उसका कोई हल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक्स प्लस वाई बराबर 10, एक्स माइनस वाई बराबर 4 का हल ज्ञात कर दो। देखिए इसका हल कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर 10 है, हाँ एक्स माइनस वाई बराबर 4 है। तो समीकरण को घटा देंगे, यहाँ पर घटा देंगे, माइनस यहाँ माइनस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ प्लस वाई 2y बराबर में हो जाएगा 6। यहाँ से 2 से काट देंगे 3 मरत में, y का मान आ गया 3, यानी y का मान कितना है 3। देखिए यहाँ पर y का मान 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, यानी जो बाद में लिखा है ये y का मान है, ये जो है y का मान, ये सब क्या है, y का मान है। तो y का मान कितना आया है, तो 3। तो बस 3 इसी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये ऑब्जेक्टिव है तो x का मान ज्ञात करना जरूरी नहीं है, बस एक को मान ज्ञात करेंगे, आंसर वहाँ से पकड़ा जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगला ज्ञात करना है। तो यहाँ से एक से आंसर पकड़ा गया है, ए हो जाएगा, तो अगला x का मान ज्ञात करने का जरूरत नहीं है। k के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 और 6x माइनस 2y बराबर के अनंत हल होंगे। तो अनंत हल कब होता है, जब a1 बाई a2 बराबर में b1 बाई b2 बराबर में c1 बाई c2, यानी जब तीनों बराबर होता है, a1 बाई a2 का मान, b1 बाई b2 का मान और c1 बाई c2 का मान बराबर आता है, तो कह देंगे उसका अनंत हल होता है। तो यहाँ पता कि a1 का मान ये हो जाएगा, a1 का मान, यहाँ से 1 ले लेंगे b1 का मान और ये हो जाएगा c1 का मान, यहाँ से a1 का मान, a2 का मान, ये हो जाएगा b2 का मान और ये हो जाएगा c2 का मान। देखते हैं बराबर है कि नहीं है। तो a1 का मान कितना है, 3 है, a2 का मान है 6, बराबर में यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, बराबर में यहाँ पर है 5, c1 का मान 5 है और k का मान और c2 का मान k है। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से 3/2 कट जाएगा, तो 1/2 आ गया, 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 5/k। देखिए इसके साथ बराबर कर दीजिए, चाहे इसके साथ, 5/k बराबर कर देंगे 1/2 के साथ। अब यहाँ क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 5 में 2 से कर देंगे, k में 1 से कर देंगे, तो k में 1 से करेंगे k हो जाएगा, 5 में 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी k का मान जब 10 रख देंगे यहाँ पर, तो इस समीकरण का क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 के मूल होंगे। तो मूल बताना है इसका कौन मूल होगा, तो ताकि इसका गुणनफल करेंगे, 3 लाना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, 2, 5 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा। तो ऐसे देखिए इसको बनाएंगे, x² माइनस 5x प्लस में 2x माइनस में 10 हो गया। अब यहाँ से देखिए इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5 और यहाँ से कितना लेना पड़ेगा, +2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5। तो देखिए इसको और इसको 2 को है सेम, तो 1 को लिख देना है और जो बच गया x बच गया और +2 बच गया, तो x + 2 लिख देंगे और दोनों को 0 के साथ बराबर करेंगे, x माइनस 5 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। यहाँ से x का मान आ जाएगा 5 और यहाँ से x का मान आ जाएगा -2, तो यानी 5 - 2, 5 - 2, यही हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए। एक ये तरीका है, नहीं तो ऑप्शन रख कर भी इसमें बना सकते हैं। पिछला वीडियो में बताए थे ऑप्शन रख के कैसे बनाया जाता है, इसीलिए इसमें गुणनखंड करके बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि b² - 4ac का मान ये 12 से 12 है 0, तो
द्विघात समीकरण के मूल होंगे। कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है जीरो से, क्या है छोटा है, यानी 0 12 है, ये छोटा है, छोटा है जीरो से छोटा है, यानी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक मूल्य नहीं होगा। अगर 0 से 12 रहता तो वास्तविक मूल्य होता, जीरो रहता, इसका मूल 0 के बराबर रहता तो वास्तविक और बराबर मूल्य होता है, लेकिन यहाँ तो 0 से छोटा है, 0 12 है, लेकिन ये क्या है छोटा है, जिधर मुंह खुला रहता है ये वाला वही 12 आ जाता है, यानी 0 12 है और ये क्या है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है, तो इसका कोई मूल्य नहीं होगा 0 से छोटा है। तो 3x स्क्वायर माइनस 12 बराबर 0 का हल होगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 12 बराबर 0, 3x स्क्वायर बराबर के इस तरफ लाएंगे 12 को तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से 3 से 4 मत में कट जाएगा 12, यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 4, स्क्वायर को भेज देंगे 4 तरफ तो ये 4 हो जाएगा रूट में। जब 4 का निकालेंगे मान कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2, जब भी रूट से मान आता है बाहर निकलता है प्लस माइनस में लिखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर देखिए 2 दिया है तो बहुत लड़का लोग 2 मार देगा, तो जो क्या है सरासर गलत है। जब प्लस माइनस नहीं दिया रहेगा तो अब मारेंगे 2, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया प्लस में माइनस में 2 को होगा इसका, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हमेशा होगा। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी के मूलों का योग होगा, मूल का योग पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एपी 10 7 4 का 30वां पद है, तो 30वां पद ज्ञात करना है, ये 30 ज्ञात करना है। ये 30 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस 30वां पद ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पर एक घटा करके 29d। अब ए का मान जो शुरू में रहता है वही होता है ए का मान, तो ए का मान है 10 प्लस में 29 गुना डी का मान कैसे निकालेंगे, तो 7 में से 10 को घटा देंगे चाहे 4 में से, यानी अगला पद में से पिछला पद को घटा देना है, तो 7 में से -10 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, यानी डी का मान हो गया -3। अब 10 यहाँ पर देखिए 29 और 3 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9 में 3 से करेंगे माइनस में प्लस में माइनस हो जाएगा, 9 में 3 से करेंगे 27, फिर 27 के साथ हाथ में लग जाएगा 2, 6 व 2 कितना हो जाएगा 8। अब 87 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा -77, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -77। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि एपी का प्रथम पद 5 और डी 3 हो तो सातवां पद है, सातवां पद ज्ञात करना है। देखिए ए 7 ज्ञात करना है, तो अभी बताए हैं, तो ए प्लस एक घटा कर लिखते हैं, तो 6d लिख देंगे। यहाँ पर ए का मान है 5 प्लस में 6 और डी का मान है 3, तो यहाँ से 5 प्लस 6 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एपी के प्रथम 10 पदों का योग यदि ए बराबर 2 और डी बराबर 2, पर एपी के 10 पदों का योग ज्ञात करना है, तो पदों का योग ज्ञात करने के लिए एसएन वाला सूत्र लगाएंगे। एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस में n-1d। अब देखिए कितना पदों तक कर रहा है 10 पदों तक, 10 पद तक ज्ञात करना है, तो यानी क्या दिया है n का मान दिया है, n का मान कितना दिया है 10, a का मान दिया है 2, d का मान दिया है 2, बस इस समीकरण में भर देना है। n का मान कितना है 10 बटा में 2, 10 पदों का योग यहाँ पर भी 10 लिख सकते हैं, 2 गुना a का मान है 2 प्लस में n-1, तो n का मान कितना है 10, 10 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा 9, 9 गुना 2 का मान कितना है 2, यहाँ काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 प्लस में 9 में 2 से गुना करेंगे 18, 5 प्लस 18 4 कितना हो जाएगा 22, 22 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 110, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सी सूची एपी में है, तो एपी में पहचानना है कौन सी सूची है, तो एपी का पहचान क्या है, इसका अंतर जो है ना, ये जो बीच का अंतर जो है समान रहेगा, और जिसका अंतर समान रहेगा कह देंगे एपी में है, नहीं रहेगा तो कह देंगे एपी में नहीं है। तो देखिए यहाँ 2 में 2 जुड़े हैं तो 4, 4 में 2 जुड़े हैं तो क्या आएगा 8 आएगा, नहीं आएगा, तो क्या है अंतर समान नहीं है। 1 में 2 जुड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जुड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जुड़ेंगे 7, यहाँ पर अंतर क्या है समान है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको चेक कर लेते हैं, सी को 1 में 3 जुड़ेंगे तो 4, 4 में 3 जुड़ेंगे तो 9 होगा, नहीं होगा, 2 में 1 जुड़ेंगे 3, 3 में 1 जुड़ेंगे तो 5 होगा, नहीं होगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए समरूप त्रिभुज कह रहा है और संगत भुजाओं का अनुपात दिया 2:3, भुजा का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछना है, तो बस कुछ नहीं करना, 2:3 दिया है तो 2 का स्क्वायर कर देना है 4, 3 का स्क्वायर कर देना 9, यानी 4:9, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समकोण त्रिभुज में कर्ण 13, एक भुजा 5 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा ज्ञात करना है। तो देखिए पाइथागोरस बताया था समकोण त्रिभुज के बारे में, कर्ण स्क्वायर बराबर में होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो ताकि कर्ण कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर देना है, ताकि लंब नहीं पता है ना आधार पता है, एक भुजा दिया है ये लंब होगा या आधार होगा, तो मान लीजिए लंब है तो लंब का स्क्वायर करना कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, प्लस में
आधार स्क्वायर इधर बच जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 25 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो आधार स्क्वायर ये घटाएंगे 169 में से 25 को 144 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आधार स्क्वायर। स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो 144 हो जाएगा रूट में आधार। जब रूट में से बाहर निकलेगा तो इसका माइनस प्लस में आंसर आ जाता है, लेकिन लॉम में सब क्या रहता है, प्लस में रहता है, तो इसका आधार कितना आ गया 12 आ गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। अगर जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ज़्यादा टाइम लग रहा है और आपको क्वेश्चन बनाने आ रहा है तो क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, मतलब आगे बढ़ सकते हैं, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि त्रिभुज ABC में डी जो है BC के क्या है, ये समांतर का साइन है, समांतर है, तो AD 2 है, DB 3 है, तो AE और EC ज्ञात करना है। कह रहा है एक त्रिभुज है ABC और ये BC जो है ना इसके समांतर एक यहाँ से लाइन खींच दिया है जिसका नाम है D और E, और कह रहा है DB का मान, देखिए AD का मान है 2, AD का मान यहाँ से यहाँ तक 2 है, और DB का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक DB चाहे BD 3 है, तो कह रहा है AE का मान और EC का मान, तो इसका 2 है तो इसका भी 2 होगा, इसका 3 है तो इसका भी 3 होगा, यानी 2:3। जो AD और DB का है वही अनुपात AE और EC का हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, समरूप हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिंदु 3,-4 मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु का दूरी पूछेगा, किसी भी बिंदु का दूरी पूछेगा तो क्या करना है, रूट में जो दिया है उसका स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 प्लस में -4 का स्क्वायर करेंगे 16, रूट में दोनों का स्क्वायर करके जोड़ कर लिख देना है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 9 25, इसका बाहर निकालेंगे तो प्लस में 5 प्लस -5 तो 5 दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिंदु वो 1,2 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु कहेगा तो x1 प्लस में x2 बटा में 2, y1 प्लस में y2 बटा में 2। तो देखिए x1 ये है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है, बस नाम दे दिया आप इसको भी x1 y1 x2 y2 नाम दे सकते हैं। तो x1 y1 को जोड़ेंगे, देखिए x1 यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 बटा में 2, y1 है 2 और 4 6 बटा में 2, या भाग देंगे तो आ जाएगा 2,3 2,3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिंदु -2 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, ये डेली बताते हैं। यह है प्रथम चतुर्थांश, यह है द्वितीय और यह है तृतीय और यह है चतुर्थ। प्रथम में होता है प्लस प्लस, द्वितीय में होता है माइनस प्लस, तृतीय में होता है माइनस माइनस, चतुर्थ में होता है प्लस माइनस। ये जो दिया है ना 2 और 5, तो ये नहीं देखना है, बस साइन देखना है दोनों का आगे का, तो इसके आगे माइनस है और इसके आगे माइनस है, तो देखेंगे माइनस माइनस किस में होता है, तो माइनस माइनस तृतीय में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय। बिंदु 6,-5 की x अक्ष से दूरी, तो कह रहा है x अक्ष से दूरी बताना है, तो x अक्ष से कितना दूर है, तो इसका -5। x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y वाला मान बता देंगे, और y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x वाला मान बता देंगे। यहाँ पर x का मान है 6 और y का मान है -5, तो x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो x अक्ष से मान लीजिए x अक्ष है, यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है, तो यही ना देखेंगे कितना दूर है, ऊपर जाएगा चाहे नीचे, मान लो कितना दूर है, ऊपर बढ़ेगा चाहे नीचे बढ़ेगा, तो ये y का मान होता है, ये ऊपर वाला चाहे नीचे वाला ये क्या है y का मान है, यानी y का मान बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर माइनस लगा देना -5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। यदि बिंदु 1,0 और 0,b और 1,1 संरेख है, तो अगर देता कि 1,0 और 0,b और 1,1 है, तो ये वाला किस रेखा पर स्थित होगा, x रेखा पर। ताकि अभी x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, x,0 होता है, y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है 0,y होता है, तो यानी यहाँ पर एक a है, ये x अक्ष पर स्थित है, ये y अक्ष पर। जब भी ऐसा स्थित रहेगा तो उसका एक समीकरण होता है, x बटा a हो जाएगा प्लस में y बटा b हो जाएगा। समीकरण हो गया था कि यहाँ से x यहाँ से y का मान रख देंगे, तो x का मान 1 है तो 1 बटा a प्लस में यहाँ पर बराबर में 1 भी होता है, और y का मान था कि y का मान भी यहाँ पर कितना 1 है, तो 1 बटा में b बराबर में 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 बटा a प्लस में 1 बटा b बराबर में 1। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30। सेक स्क्वायर में tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा में tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर 30 को क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं और 25 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो 30 में से आपका कितना सही हुआ है कमेंट में करके बताइए, और लास्ट में 55 में से कितना सही हुआ है वो भी कमेंट में बताना है। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45, अब बट्टा में 1 + tan स्क्वायर 45, तो कह रहे हैं 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखिए
tan 45 का मान कितना होता है 1, तो माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बटा में 1 प्लस 1, तो ऊपर 1 में से 1 घटाएंगे 0 बटा में 2, तो ऊपर आ गया 0 नीचे आ गया 2, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यही 2 बटा 0 आ जाता है तो इसका आंसर अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट। इसका आंसर ज्ञात करना असंभव है, इसीलिए बोल देते हैं इनफाइनाइट। ये तो नहीं आया है, 0 आ गया ऊपर 2 नीचे, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तो sin थीटा का मान बताना है। tan थीटा बराबर दिया है 4/3 और sin थीटा बराबर पूछ रहा है, तो sin थीटा का सूत्र क्या होता है लॉम्ब बटा में कॉर्न, तो लॉम्ब और कॉर्न निकाल कर रख देना है। tan थीटा का सूत्र क्या होता है लॉम्ब बटा में आधार, यानी लॉम्ब का मान 4 है, आधार का मान 3 है। हमको चाहिए लॉम्ब चाहिए, तो लॉम्ब कितना है 4, देखिए 4 ऊपर ऊपर कहीं नहीं दिया है, 4 देखिए ऊपर कहीं दिया है नहीं दिया, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर ये नहीं होगा। बस देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाए, इससे पता चल गया, कॉर्न निकालने की जरूरत नहीं है। तो कॉर्न कितना होगा 5 होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नहीं तो कॉर्न निकाल भी सकते हैं, बटा में 5, 4/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान बताना है। अभी एक सूत्र बताए हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में ए। यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए दे दिया दोनों जगह। यहाँ क्या करेंगे 9 है तो 9 को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए। अभी सूत्र लिखे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 9 इसके जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, तो 9 में 1 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कोसेक 45, तो कोसेक 45 का मान बताना है, तो हमको कोसेक 45 का मान नहीं याद है, लेकिन साइन 45 का हमको मान याद है। साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब कोसेक का कह रहा है तो कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक 45 का मान क्या हो जाएगा, जो साइन 45 का मान होता है उसी को उल्टा, तो 2 ऊपर चल जाएगा और बट्टा में 1 आ जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा √2, तो √2 कहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन बी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि कोस थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा का मान, ताकि कोस थीटा बराबर कितना है 1/2, तो कोस थीटा कितना का मान 1/2 होता है, तो कोस 60 का मान क्या होता है 1/2, यानी 1 देखिए सॉरी दोस्तों यहाँ पर 60 होगा, कोस 60 का मान होता है 1/2, ये नहीं, तो कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 के जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या रखते हैं 60 रख सकते हैं, तो कोस थीटा बराबर यहाँ पर रख सकते हैं कोस 60 डिग्री। तो कोस से कोस कट जाएगा, काटना नहीं है लेकिन कट जाता है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, और यही बताना था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। साइन 60 इंटू कोस 30 का मान बताना है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, कोस 30 का मान होता है √3/2। गुना करेंगे रूट रूट गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 2 2 गुना करेंगे 4 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3/4। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार पर 60 डिग्री के कोण पर टिकी है, दीवार की ऊंचाई बताना है। कह रहा है एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, तक एक दीवार है और इस पर एक सीढ़ी ऐसे लगा हुआ है, सीढ़ी ऐसे लगा हुआ है, ठीक, कितना डिग्री कोण पर लगा हुआ है 60 डिग्री के कोण पर टिका हुआ है, ठीक है ना। और 20 मीटर लंबी सीढ़ी, सीढ़ी की लंबाई कितना है 20 मीटर, ये दीवार है यहाँ से यहाँ तक, तो दीवार की ऊंचाई बताना है। ये ऊपर वाला दीवार नहीं है दोस्तों, बस यहीं तक है, इसी का ऊंचाई बताना है। तो दीवार की ऊंचाई क्या हो जाए, देखिए कॉर्न दिया है लॉम्ब निकालना है, तो साइन यहाँ पर हम लगा देंगे साइन 60 क्या होता है लॉम्ब बटा में कॉर्न, साइन 60 का मान होता है √3/2, लॉम्ब का मान निकालना है यानी सीढ़ी का ऊंचाई निकालना है, कॉर्न कॉर्न का मान कितना दिया है 20, तिरछा तिरछी गुना करेंगे 2 लॉम्ब बराबर में 20√3, तो लॉम्ब का मान हो जाएगा 20√3/2, 2 से 10 मर्थ में 20 कट जाएगा, यानी लॉम्ब आ गया 10√3, ताकि ये मीटर में है तो 10√3 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। किसी इमारत के शिखर से जमीन पर किसी बिंदु का अवनमन कोण 45 है, पर है किसी इमारत के शिखर से, मान लीजिए कोई इमारत है ये और इसके शिखर इसके ऊंचाई से जमीन पर कोई बिंदु है, इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री। अवनमन कोण बोले चाहे उन्नयन कोण कब बनता है क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ, क्षैतिज रेखा एक रहेगा ही रहेगा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है दोस्तों, तो ये है क्षैतिज रेखा और ये है दृष्टि रेखा, यहाँ पर कितना बन रहा है 45, और कह रहा है इमारत की ऊंचाई कितना है 30 है, इमारत की ऊंचाई 30 है, तो ताकि 45 यहाँ है तो एकांतर कोण से ये भी 45 हो जाएगा। तो कह रहा है बिंदु की इमारत से दूरी, तो ये जो बिंदु है ना जो ऊपर से देख रहे थे इस बिंदु को, इसी की यहाँ से दूरी बताना है, तो जब भी यहाँ 45 आ जाएगा ना थीटा का मान, तो ये जो ऊंचाई है ना ये वाला और ये वाला दोनों बराबर रहता है, बस ये याद रखना, ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा 30, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब सूर्य का उन्नयन कोण
30 डिग्री हो तो किसी खंभे की छाया उसकी ऊंचाई से खाली स्थान गुनी होगी। देखिए अगर सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 30 है। यहाँ पर खंभा है ना, एक खंभा है और यहाँ सूर्य है। सूर्य कैसे आ रहा है तो ये छाया जो बन रहा है ना, ये सूर्य का प्रकाश, ये क्या है सूर्य का प्रकाश है। यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ये खंभा, ये क्या है, ये खंभा है और ये छाया है। तो मान लीजिए ए बी सी नाम दे दिया और यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है और उन्नयन कोण 30 है। तो किसी खंभे की छाया उसकी ऊंचाई से कितनी गुनी है। तो खंभे की छाया जो है ना ऊंचाई से कितना गुनी है। तो देखिए यहाँ पर लंब और आधार लगाना है, ठीक है ना, ऊंचाई और ये इसकी बात हो रहा है। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। लंबाई, लंबाई किसकी लंबाई, खंभा की लंबाई। ये भी क्या है खंभा की लंबाई, बीसी क्या है खंभा की छाया की लंबाई। तो ऊपर लिखेंगे खंभा की लंबाई, खंभा की लंबाई ठीक, और नीचे लिख देंगे छाया की लंबाई। अब यहाँ देखिए किसी खंभे की छाया उसकी ऊंचाई की कितनी गुनी है। तो खंभे की जो है ना, खंभे की छाया उसकी ऊंचाई कितनी गुनी है। तो छाया की लंबाई निकलना है। यहाँ छाया की लंबाई कितना हो जाएगा √3 गुना खंभा की लंबाई। यानी छाया की जो लंबाई है ना, छाया की लंबाई खंभा की लंबाई के √3 गुना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा √3 गुना। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। बाह बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ 12 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो केंद्र से P की दूरी, ताकि एक और है, एक वृत्त है, एक वृत्त हम खींच दिए हैं। पर एक बाह बिंदु, बाहरी कोई बिंदु है, इस पर स्पर्श रेखा खींचे हैं। ऊपर से खींच दीजिए स्पर्श रेखा, चाहे नीचे से खींच दीजिए, कहीं से भी खींच सकते हैं। तो चलिए हम नीचे से खींच दिए। ये बिंदु क्या है P है और ये है P स्पर्श रेखा, ये Q है, इसको मान लेते हैं R। और कह रहे बीच में केंद्र है। अब वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या तक इधर से भी खींच सकते हैं, ताकि वृत्त है, त्रिज्या ये केंद्र है, त्रिज्या ये कहीं से भी त्रिज्या खींच सकते हैं। तो यहाँ से खींच दीजिए, चाहे यहाँ से खींच दीजिए, हम यहाँ से खींच देते हैं। ये क्या है वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको हम नाम देते हैं O। केंद्र का नाम क्या दे दिए O दे दिए हैं। ताकि इसकी लंबाई कितना है 5 है। यहाँ से यहाँ कह रहा है केंद्र से P की दूरी, ये केंद्र यानी O से P की दूरी बताना है, इसकी दूरी बताना है। ताकि ये जो स्पर्श रेखा है और ये जो त्रिज्या है एक दूसरे के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है 90 डिग्री कोण बनाती है, याद रखना है 90 डिग्री कोण बनाती है। और PQ की दूरी कितनी है स्पर्श रेखा की दूरी 12 है। तो ये 5 है, ये 12 है, तो ये 90 डिग्री सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण। तो 5 और 12 कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकाल लीजिएगा, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 5 12 और 13 ट्रिपलेट है, ठीक है ना, एगो 5 एगो 12 है, तो अगला कर्ण क्या होगा 13 होगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है की लंबाई बताना है। कह रहे दो गो वृत्त है, एगो ये हो गया और ये हो गया, दोनों का कह रहा है संकेंद्रीय, यानी दोनों का केंद्र जो है ना समान है। इसका केंद्र और 12 वाला का केंद्र, दोनों का केंद्र क्या है एक ही है। कह रहा है एक का कितना है, एक का त्रिज्या 5, यानी 12 वाला त्रिज्या कितना है 5 है। छोटा वाला त्रिज्या है, छोटा वाला त्रिज्या कितना है 3 है। तो देखिए हम यहाँ पर बना दिए हैं, इसकी त्रिज्या कितना है 3 है और इसकी त्रिज्या कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, ठीक है। और कह रहा है बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की जीवा को स्पर्श करती है। तो बड़े वृत्त की एक यहाँ से जीवा खींच लेते हैं जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। देखिए छोटे वृत्त जो है इसको स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर स्पर्श करती है। तो लंबाई बताना, इसी का लंबाई बताना, ये जो जीवा है ना इसका लंबाई बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर केंद्र था, इसकी त्रिज्या छोटा वाला त्रिज्या कितना था 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 12 वाला वृत्त का त्रिज्या कितना था 5 था। यहाँ से खींचिए चाहे यहाँ से खींचिए 5 ही रहेगा। तो हम एक यहाँ से खींच दिए 3, एक ये वाला खींचिए 3 रहेगा। एक तो ये खींच दिए यहाँ से 3 हो गया, फिर यहाँ से एक हम ये खींच देते हैं, तो ये भी कितना रहेगा 5 रहेगा, मिलाकर खींच देते हैं, ये मिलेगा एक दूसरे के साथ। ये 3 है और ये 5 है, ये कितना डिग्री कोण बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक 90 डिग्री का। ये 3 है ये 5 है, तो इसकी लंबाई बताना है जीवा की लंबाई। तो यहाँ से यहाँ तक तो लंबाई बता सकते हैं, ये लंबाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 है ये 5 है, तो ये आधार निकालेंगे, ठीक है, लंब है ये आधार है और कर्ण है, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना रहेगा 4, यानी जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। किसी वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या, कोई वृत्त है
तो स्पर्श रेखा एक इधर से एक इधर से, दो ही को खींच सकते हैं, या तो ऊपर नीचे से खींचिए या अगल बगल से खींचिए, तो यानी दो को स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, समांतर स्पर्श रेखा। याद रखना है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टा में 2। पाई का मान होता है 22 बट्टा में 7, बट्टा में 2 तो पहले से आए हैं। इस पाई का देखिए त्रिज्या कितना है, 14 गुना 14, 7 से 2 मर्द में, 2 से 2 कट जाएगा, 22 में 14 से गुना कर देंगे। देखिए 22 में 14 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 308। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रिज्य खंड का कोण 90 डिग्री है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 7 है, एक यहाँ से त्रिज्या और एक यहाँ से त्रिज्या खींच दिया, और यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो इसी का क्षेत्रफल, ये त्रिज्या खंड जो बना है ना, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकलने का सूत्र होता है थीटा बट्टा में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान यहाँ पर कितना दिया है, 90 दिया है, 90 बटा में 360 गुना में पाई का मान कितना दिया है, नहीं दिया है, तो 22 बटा 7। त्रिज्या दिया है तो 7 गुना 7, 7 से 7 कट जाएगा, 90 से 360 4 मर्द में, ये 2 से 11 मर्द में, ये 2 से 2 मर्द में, गुना करेंगे 11 में 7 में 77 बट्टा में 2, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 38.5। इसका आंसर हो जाएगा सही ए। यदि वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या बताना है। देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि कितना दिया है, 44, यानी 2 पाई आर का मान दिया है 44, यानी 2 गुना पाई का मान 22 बटा 7 और आर तो ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 44। ताकि ये 22 से 2 मर्द में कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आर बटा में 7 बराबर में कुछ नहीं है यानी 1 है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 63 से गुना कर देंगे तो आर का मान 7, यानी वृत्त की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 गुना में पाई आर क्यू। जब 4/3 लिख देंगे 22 बटा 7 गुना में आर का मान है 7 गुना 7 गुना 7, 3 बार 7, एक साथ से एक साथ कट जाएगा, ऊपर वाला गुना कर देंगे, गुना कर देंगे 4 गुना 22 गुना 7 में 7 से कर देंगे 49 बटा में 3। ताकि 3 से तो कटेगा नहीं कोई, अब गुना करके भाग देना पड़ेगा। अब भाग देंगे तो दशमलव में तो आंसर जरूर आएगा, तो दशमलव में देखिए बस एक ही को ऑप्शन दिया है, ठीक ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अपने से एक बार चेक कर लीजिएगा करके यही सही आंसर है ना या दूसरा है, हमको तो 100% विश्वास है कि यही होगा। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हो जाएगा 22 बटा 7, त्रिज्या दिया आर का मान दिया है 7, तो 7 गुना 7, ऊंचाई दिया है 10, 7 से 7 कट जाएगा, 22 में 7 से करेंगे तो 154 होता है, और गुना में 10 तो 1540 सेंटीमीटर की। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। एक शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई बताना है। एक शंकु है और इसकी त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर, तो कह रहा है इसका ये तिर्यक ऊंचाई बताना है। ताकि ये 90 डिग्री कौन बनता है, ये 3 है ये 4 है, यानी कर्ण निकालना है, तो एल का मान निकालना है। तो सबको पता है एल का मान कितना होगा 5, क्योंकि ये 3 है ये 4 है 5 है, तो सबको पता है 3 और 4 5, यह क्या है ट्रिपलेट है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आंकड़े 3 5 7 5 2 5 8 का बहुलक बताना है। बहुलक मतलब जो बहुत बार आया है, जो अधिक बार आया है, तो अधिक बार कौन आया है, हमको तो लग रहा है 5 आया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन बी। ये देखिए ताश की 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर इक्का आने की परीक्षता। ताकि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान। इक्का आने की परीक्षता, ताश के पत्ता है 52 को, इसमें इक्का की संख्या है, यानी ए की संख्या कितना है, ए 4 को रहता है ना दोस्तों, 4 को रहता है, 2 को लाल रहता है 2 को काला रहता है, ठीक है ना। तो इक्का आने की परीक्षता, तो इक्का कितना कितना है, इक्का की पत्ता 4 को है, तो 4 ऊपर रख देंगे, टोटल पत्ता कितना है 52, तो 52 नीचे रख देंगे, काटेंगे तो आ जाएगा 1 बटा में 13। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ताकि 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और 5 को बोनस क्वेश्चन है, ठीक है ना। टोटल 55 क्वेश्चन था तो 50 पे कंप्लीट हो गया है, अब 5 को बोनस क्वेश्चन देख लीजिए और यहाँ पे बता दीजिए 50 में कितना सही हुआ, ठीक है ना, कमेंट कर दीजिए जल्दी से। और यहाँ देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, ताकि बोनस क्वेश्चन है जो भी है, ठीक है ना, 5 को है। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, तो लाल गेंद निकालने की परीक्षा। ताकि लाल गेंद की पूछ दिया परीक्षा, तो लाल गेंद को क्या करेंगे ऊपर रख देंगे, लाल गेंद कितना है 3 है, तो 3, टोटल गेंद कितना है 3 को लाल है 3 को काला है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसका परीक्षा कितना हो जाएगा 3 बटा 8, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ताकि ये पीई प्लस पीई नोट, यानी परीक्षा किसी घटना घटने की परीक्षा प्लस में घटना नहीं घटने की परीक्षा,
जब घटना घटने की परीक्षा प्लस में घटना नहीं घटने की परीक्षा जोड़ते हैं तो उसका योग यानी जोड़ हमेशा क्या आता है, 1 के बराबर आता है। तो ये कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन बी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आंकड़े 5, 8, 10 और 15 का माध्यक बताना है। तो माध्यक में बीच वाला बताना रहता है, तो बीच में कितना है, 10 है, तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा, 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। दो संख्याओं ई और एफ के लिए यदि ई एफ की पूरक घटना है और पी 0.3 है तो पी एफ का मान बताना है। पूरक घटना है मतलब एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है ना, एक घटना घटता है तो एगो नहीं घटता है, एक घटना घटता है तो एगो नहीं घटता है। तो अभी बताए घटना घटने की परीक्षा प्लस में घटना नहीं घटने की परीक्षा, ठीक है ना, कितना होता है, 1 होता है। पूरक घटना की परीक्षा कितना होता है, पूरक घटना की परीक्षाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। तो दोनों क्या है, पूरक घटना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो पी का मान कितना दिया है, 0.3 दिया है। आपको पी एफ का मान पूछ दिया है, ठीक है ना। तो 0.3 को उधर लेकर चल जाएंगे 1 की तरफ, तो पी एफ 1 माइनस 0.3। अब 1 में से घटाएंगे 0.7 का तो कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 में से 0.3 घटाएंगे तो 0.7 घटाने आता है ना, तो घटा कर देख लीजिए। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। और ये देखिए आज का अंतिम प्रश्न, लीप ईयर में 53 रविवार होने की परीक्षा। लीप ईयर में टोटल दिन कितना होता है, 366 होता है। ऐसे दिन कितना होता है, एक साल में कितना साल होता है, 365 होता है, लेकिन लीप ईयर में कितना होता है, 366। तो कह दिया 53 रविवार। लीप ईयर में कितना रविवार आया है, 53 को रविवार आ गया है। 366 दिन आया है लेकिन 53 को रविवार आया, तो कल रविवार होने की परीक्षा, तो 53 को रविवार आ गया, टोटल दिन कितना है, 366 को है। तो इसका परीक्षा क्या हो जाएगा, 53 बटा में 366। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया दोस्तों 50 को क्वेश्चन प्लस में 5 को बोनस क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा हुआ है, और बहुत मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो को बनाने में, अगर ज़रा सा ही पसंद है तो कमेंट कर दीजिए, और कितना सही हुआ ये तो बताना ही बताना है। लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग को भी फायदा मिल सके इस वीडियो का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।